गुड आफ्टरनून क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 का ये फर्स्ट वीडियो है आपका। फर्स्ट वीडियो क्या क्लास में ये सिर्फ एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा और इसके बाद प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू इसका जो बाकी का पार्ट होगा कि किस तरह से कौन से चार्ट बनाए जाते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो है एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल। एक्सेल की कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको जो बहुत मतलब एडवांस फीचर्स का मतलब है कि वो बहुत उसमें बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो जाती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो मेन है वो है आपका चार्ट, कि हम एक्सेल का यूज़ करके एक्सेल में जो एक्सेल फाइल हमने बनाई है उसमें जो डेटा है उसको हम चार्ट के फॉर्म में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैथमेटिक्स में आप लोग ग्राफ बनाते हो, ठीक है, आप लोग ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हो, उसके लिए आप पेंसिल, रबड़, स्केल वो सारी चीज़ें यूज़ करते हो। टाइम भी लगता है उसको बनाने में, और जो क्वेश्चन होता है बुक में दिया हुआ उससे रिलेटेड हम लोग उसको उसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का मतलब जो होता है, जो ग्राफ आप बनाते हो तो वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। ग्राफ का मतलब सिर्फ यही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा उस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ के थ्रू। ठीक है, बार ग्राफ होता है जो आप बार ग्राफ बनाते हो। अब यहाँ पे भी वही बार ग्राफ आएगा, ठीक है, तो वही बार वहाँ पर हम लोग बार ग्राफ नॉर्मली आप लोग बनाते हैं, वही बार ग्राफ यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उसका नाम अलग है। ठीक है, तो बार ग्राफ आप लोगों ने बनाया है तो वही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। वो सारा जैसे मैथमेटिक्स में आप डेटा का बार ग्राफ बनाते हो, वहाँ पर आपको बनाने में उसको 10-15 मिनट लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ एक्सेल शीट बनानी है, ग्राफ अपने आप से प्रोड्यूस हो जाता है। हमको कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, ग्राफ्स के ऑप्शन होते हैं जिन पर हम पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने आप से वो ग्राफ में क्रिएट कर देगा। उसमें आपको वो देखने में बड़े सुंदर सुंदर ग्राफ बनते हैं उसमें, लेकिन उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, किसी तरह की कोई हमको क्रिएटिविटी नहीं दिखानी होती है। हमको बस डेटा सही से उसमें टेबल में इनपुट करना है। उसके बाद हम उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और ग्राफ पे क्लिक कर देंगे। जिस भी ग्राफ पे क्लिक करेंगे वो ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये चैप्टर का प्रैक्टिकल समझो 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है। बस भाई एक्सेल फाइल बनाना आपको आना चाहिए, जो कि इससे पहले के चैप्टर्स में आपको बताया गया है कि एक्सेल फाइल हम लोग कैसे बनाते हैं, और बाकी सारा काम जो होता है वो सब कुछ हमारा हो जाता है उस टेबल के ही थ्रू। टेबल के ही थ्रू अपने आप से ग्राफ क्रिएट हो जाता है। अपने आप से नहीं, मतलब हमें ग्राफ क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमको बस 2-3 ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, वो क्लिक करते ही अपने आप से ग्राफ जनरेट कर देता है। जिस भी तरह का हम ग्राफ बनाना चाहें, जितने भी डेटा का हम ग्राफ बनाना चाहें, जिस लेवल का ग्राफ बनाना चाहें उस लेवल का बना देगा। अगर हमारे पास टेबल बड़ी है लेकिन हम पूरे टेबल के सारे कॉलम को नहीं यूज़ करना चाहते, हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 5 कॉलम से ही हमको ग्राफ बनाना है, तो हम सिर्फ स्टार्टिंग के 5 कॉलम्स को ही सेलेक्ट करेंगे और जो भी ग्राफ है वो हम ग्राफ क्रिएट कर देंगे। ग्राफ के भी अब यहाँ वो तो हो गई ग्राफ। जब हम उसको एक्सेल में कहते हैं तो उसको उसी चीज़ को हम यहाँ चार्ट के फॉर्म में कहते हैं। इसको यहाँ पर अब चार्ट कहा जाएगा। A chart is a graphical representation of data in a worksheet is an effective way to display data in a pictorial form। ठीक है, ये तो हो गई इंग्लिश में मीनिंग, इसकी मीनिंग। अब समझो इसका हिंदी में मतलब कि ग्राफ चार्ट जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट होता है। जो वर्कशीट मतलब जो एक्सेल फाइल हमने बनाई है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो चार्ट। दूसरी चीज़ कि जो भी है जो डेटा होता है, जो भी एक्सेल फाइल का डेटा है उसको ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब एक पिक के फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है। ये तो हो गई मीनिंग की, जो भी इंग्लिश में वो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब। चार्ट के अपने कुछ वो होते हैं, मतलब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। चार्ट एरिया होता है, कैटेगरी एक्सेस होती है, वैल्यू एक्सेस होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चार्ट एरिया क्या होता है? ये पूरा आप देख रहे हो, जितना भी जो पूरा चार्ट होता है, ये आपका पूरा जो चार्ट होता है, कोई भी एक चार्ट, वो आपका होता है चार्ट एरिया। जैसे यहाँ पे आप लोग बुक में देख रहे हो, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये ठीक है। अब बोर्ड पे नहीं बना सकते, इसको पॉसिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 1 जो है आपका है चार्ट एरिया। पूरा का पूरा ये चार्ट है, ये पूरा चार्ट एरिया, क्योंकि इसको डिस्प्ले कर पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा आता है हमारा नंबर 2 है कैटेगरी एक्सेस। कैटेगरी एक्सेस और एक्स एक्सेस इज हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ये वाली देखो नंबर, ये देखो यहाँ पे जो है ये कैटेगरी एक्सेस है कि जो ये लाइन है आपकी नीचे जो दिख रही है, जहाँ पर लिखा हुआ अचरिया, विनोद, मोनिका, अमन, ठीक है, आशीष, ये वाली जो लाइन है वाई एक्सेस एक्स एक्सेस होती है ग्राफ में, आपको याद होगा। तो ये वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, और उसको यहाँ पर बोलेंगे कैटेगरी एक्सेस।
और जो 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 सीधी वाली लाइन होती है, जो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, मतलब ये वाली लाइन जो आपकी है यहाँ पे, बुक के में हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है आपकी ये वाली, ये है आपकी वाई एक्सेस, ये है आपकी नीचे वाली है एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ये कैमरा है, ये नीचे नहीं घूम पाता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए डायरेक्टली बुक से नहीं बता सकते। तो ये आपकी जिसमें मैंने फिंगर रखी है ये है वाई एक्सेस, और ये नीचे वाली जो है ये एक्स एक्सेस है। तो नीचे वाली जो एक्स एक्सेस है इसी को बोलते हैं हम लोग कैटेगरी एक्सेस, और जो वाई एक्सेस है उसको बोलते हैं वैल्यू एक्सेस है। फिर आती है हमारी डेटा सीरीज, जो डेटा हम डिस्प्ले करते हैं, ये सब हमारी जो ये बार बने हुए हैं, जो भी आप देख रहे हो गार में जो ये लंबे लंबे बार बने हुए हैं, ये सब डेटा सीरीज आती है। फिर इसमें होता है कैटेगरी नेम होता है। कैटेगरी नेम ऑफ द लेवल, कैटेगरी नेम मतलब जो नाम नीचे लिखे हुए हैं, जैसे ये इसमें अलग अलग उसमें जो नेम दिए गए होते हैं वो कैटेगरी नेम होते हैं। जैसे कि ये मार्क्स हैं, जैसे हम यहाँ पर मार्क्स डिस्प्ले करा रहे हैं इस फोटो में, ये मार्क्स का एक वो बना हुआ है, देखिए ये जो मार्क्स है नंबर 5 मार्क्स जो है ये आपकी कैटेगरी एक्सेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट, इट कंटेन द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ। ये पूरा प्लॉट एरिया देखो नंबर 6, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है जिसमें चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो पूरा चार्ट है वो आपका आता है हमारा चार्ट एरिया में, और जो जिसमें चार्ट का मेन पार्ट डिस्प्ले हो रहा है वो आता है हमारा प्लॉट एरिया, ठीक है। इस तरह से इसके कुछ मेन पार्ट होते हैं, वो डायरेक्टली बोर्ड पे नहीं ड्रॉ हो सकते क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो इसलिए इसको हम बुक की हेल्प से बता रहे हैं सामने रख के। मेन जो इसमें ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट मेन है इसमें टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट के कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है। कई सारे टाइप के चार्ट इसमें दिए हुए हैं आपके, 5-6 टाइप के तो दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप के दिए होते हैं, लेकिन होते और सारे भी हैं। तो इन चार्ट को हम लोग कैसे डिस्प्ले कराते हैं वो तो बहुत इजी है चार्ट को डिस्प्ले कराना, लेकिन उसमें कैसे मतलब क्या चीज़ें होती हैं वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें चार्ट के टाइप है, मतलब अलग अलग हम अलग अलग तरीके के चार्ट बना सकते हैं। तो पहला हमारा आता है बार चार्ट। बार चार्ट की क्या मतलब वो चीज़ें होती हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। इट इज़ एन इलस्ट्रेशन दैट कंपेरिजन बिटवीन द टू, जब दो इंडिविजुअल वैल्यू में कंपेरिजन होता है और हमको उसको इट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दैट आर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेड, ठीक है। इसमें क्या जब दो वैल्यूज़ का हम लोग वो करते हैं, जैसे ये पहला वाला जो बना हुआ है ये आपका बार चार्ट है। यहाँ पर हम लोग जब वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर, नॉर्मली जो हम लोग ग्राफ में बनाते हैं वही वाले जो बार ग्राफ होते हैं वही यहाँ पर बार चार्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पर बार ग्राफ, जो अभी दूसरा वाला बताएंगे एग्जैक्टली वो वाला है, ऊपर वाला तो नहीं है, उसी तरीके का है, मतलब ये वाले भी बनते हैं ऐसा नहीं है, इस तरह के भी आपने देखे होंगे, इस तरह भी बन जाता है दोनों तरीके से। बार ग्राफ जैसे यहाँ पर बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, दोनों तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। ये दोनों तरह जब हमारे बार जो बने हुए हैं, जो लाइन्स बनी हुई हैं, जब ये हॉरिजॉन्टल होंगी तो वो बार चार्ट होगा, जब यही चीज़ वर्टिकल होंगी तो वो कॉलम चार्ट होगा। कॉलम चार्ट भी सेम वही चीज़ है, बस ये वाई एक्सेस पे बनता है, सॉरी एक्स एक्सेस पे बनता है। कॉलम चार्ट में जो बार्स बनते हैं वो एक्स एक्सेस पे बनते हैं, और बार चार्ट में जो बार्स बनते हैं वो वाई एक्सेस पे बनते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं आप लोग ये आपका वो है, ये आपके बार चार्ट में आता है, ठीक है। तो इन तीनों में थोड़ा सा कुछ चीज़ें का कुछ चीज़ों का इनमें डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों में इनमें डिफरेंस रहता है। वैल्यूज़ का डिफरेंस है कि वो किस तरह से, जब दो वैल्यूज़ में करना होता है तो नॉर्मली हम लोग बार चार्ट का यूज़ करते हैं, जब दो से ज़्यादा वैल्यूज़ में करना होता है तो हम लोग कॉलम चार्ट का करते हैं। ये देखो, इसके बाद आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है कि लाइन चार्ट में जो भी डेटा है, जो भी हम लोग वैल्यूज़ हैं उनको, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो क्रिकेट में आप लोगों को याद होगा, क्रिकेट में जो जब दो टीमें खेल रही होती हैं, आईपीएल भी चल रहा है तो आईपीएल में भी देखो तो उसमें दिखाता है, तो कई बार दिखाता है कि वो दो टीमों का ग्राफ होता है कि कहाँ कहाँ पर विकेट, जब दो टीमों का लाइंस के हिसाब से दिखाता है। जैसे इंडिविजुअल प्लेयर का दिखाएगा तब तो वो तो बार कॉलम चार्ट के हिसाब से दिखाएगा, लेकिन जब दो टीमों का एक साथ दिखाता है तो उसमें दिखाता है कि किस तरह ग्राफ दोनों का दो लाइंस दिखाता है, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन में दिखाता है। कभी ध्यान देना, आप जब आईपीएल मैच आप लोग देखते हो तो उसमें वो ये लाइन चार्ट का यूज़ होता है। लाइन चार्ट में दोनों टीमों का जो डेटा होता है वो लाइंस के फॉर्म में, जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसा ही होता है, इस तरह से लाइंस के फॉर्म में वो दिखाई देता है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं कि जहाँ पर जैसी वैल्यूज़ है उसके हिसाब से उसको यूज़ कर लिया जाता है। कोई ऐसा बहुत कोई मतलब कोई
मेन स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हाँ क्यों, कहाँ और क्यों है, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी उस पर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग उसके हिसाब से। तो नॉर्मली क्रिकेट में जब दो टीम का दिखाते हैं तो लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं, किसी इंडिविजुअल प्लेयर का दिखाते हैं तो कॉलम चार्ट का यूज़ करते हैं, किसी एक टीम के ओवर्स का दिखाते हैं कितने ओवर में कितने रन गए तो कॉलम चार्ट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरह बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी कुछ और है, वहाँ पर भी कंप्यूटराइज बना के वो लोग दिखा देते हैं इसी तरीके से, इसी एक्सेल का यूज़ करके ही वो लोग भी बनाते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं यूज़ करते हैं, इसी एक्सेल का यूज़ करके वो लोग उसको बनाते हैं। इसके बाद और आपके 3 चार्ट आते हैं, एरिया चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट और पाई चार्ट। थोड़ी इनकी फिगर्स अलग अलग हैं, 2 की तो हम आपको बना के दिखाएंगे। देखो थोड़ा बहुत मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, अब तो इसमें दिख रहा है, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बोर्ड पे बनाना इसको बड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको बुक के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो ये था लाइन चार्ट जो मैंने आपको बताया था, ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मेन चीज़ क्या है, मेन कहानी ये है कि इसमें जैसे भी अब भी हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं, जैसे जो भी वैल्यूज़ हैं, तो इसमें नॉर्मली ये जो है लाइन चार्ट जो है, ये आपका जब क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा इस तरह के, तो ये लाइन्स के फॉर्म में होता है। एरिया चार्ट के लिए क्या स्पेसिफिकेशन, इट इज़ अ यूनिक विजन ऑफ लाइन और कॉलम चार्ट, लाइन और कॉलम चार्ट को मिलाकर बनाया गया हुआ। देखो यहाँ 3 है, ये है तुम्हारा टोटल, ये है इंग्लिश, ये है हिंदी। तो थोड़ा एक रिप्रेजेंट करने का एक वे है, बाकी कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि ये भी एक टाइप का चार्ट होता है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कॉलम चार्ट का। ठीक है, ये कॉलम चार्ट यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है, ये ऊपर ये वाला कॉलम चार्ट का नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, बार चार्ट का भी उतना यूज़ नहीं, सबसे ऊपर जो है ये बार चार्ट, ठीक है, ये बात, इसका भी उतना यूज़ नहीं है। मेनली यूज़ हमारा कॉलम चार्ट का होता है। उसके बाद एक अभी और लास्ट में बताएंगे वो वाला होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का चार्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो थोड़ा सेट करते हैं, हाँ ये देखो, ये दोनों चार्ट। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पाई चार्ट का। ये जो एक्स वाई चार्ट है, बस इसे जान लो, देख लो, बाकी इसमें कुछ ऐसे मत। एक्स वाई चार्ट का यूज़ कर, दिस चार्ट हैज़ 2 वैल्यू एक्सेस और 1 सेट ऑन द न्यूमेरिकल डेटा, इट डिस्प्ले अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स वाई एंड अनदर सेट्स इज प्रेजेंट बाय द वर्टिकल एक्स वाई और एक्स वाई एक्सेस। मतलब ये एक तरह का एक्स वाई एक्सेस दोनों को डिस्प्ले कराने का ये पॉइंट्स के फॉर्म में आता है। ये उतना अच्छा चार्ट है भी नहीं, इसका कोई खास यूज़ भी नहीं होता है, क्योंकि डेटा जो बहुत ज़्यादा होता है इसमें बहुत क्लियर नहीं होता। इसके बाद ये वाला जो होता है पाई चार्ट, देखो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं कोई भी चीज़ को, क्योंकि ये चार्ट बनाना बहुत ईजी है। जब मैं प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कितना ईजी है। इसकी कहानी कितनी भी बता दें, ये है, उसकी कहानी आपको समझ में नहीं आने वाली। क्लास में हम जितना, अगर नॉर्मली क्लास चल रही होती तो हम ये क्लास में कभी बताते ही नहीं है, सीधे लैब ले जाते हैं और आपको एक्सेल शीट क्रिएट करने के लिए कहते कि ये देखो चार्ट कैसे बनाते हैं। ये चैप्टर मैंने कभी क्लास में पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ाने वाला कुछ है ही नहीं है। चार्ट का कौन से चार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती, ये सब आपका प्रैक्टिकल ही समझ से आता है। ये कभी भी थ्योरी से समझ में आपको आएगा नहीं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल इसका करोगे तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, जब भी अभी जल्दी ही आपके स्कूल खुल जाएंगे तो पहले जो भी चैप्टर जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर हैं आपके, पहले इनका प्रैक्टिकल करा देंगे आपको। अब आप पढ़ाने वाला काम वीडियो से ही करेंगे, क्लास में नहीं, क्लास में उतना ज़्यादा पढ़ाने का सब प्रैक्टिकल वाले ही हैं, तो मेनली आपको प्रैक्टिकल पे ही फोकस कराएंगे, क्योंकि वो काम नहीं हो पाता है। ये काम तो फिर भी वीडियो के थ्रू हो जाता है, लेकिन पढ़ाने वाला जो प्रैक्टिकल वाला वर्क है वो वीडियो के थ्रू नहीं हो सकता, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ। तो जब भी जैसे भी जल्दी ही स्कूल खुलेंगे आप लोगों को, तो सब आप लोगों के मेनली मेरे सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिकल की ही क्लास रहेगी। थ्योरी व्योरी लिखवाने वाला काम तो हम PDF से ही कराते रहेंगे, जैसे चलता आ रहा था इस साल उसी तरह चलेगा। बाकी सब कुछ हम प्रैक्टिकल, ये सारे प्रैक्टिकल जितने मैंने आपको दिखाए हैं वीडियो के थ्रू, वो सारे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे और आपसे करवाएंगे भी सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, कम से कम भाई जब भी स्कूल खुलेगा आपके 4 ही पीरियड लगेंगे, तो हफ्ते में 2 पीरियड तो मेरे होंगे ही होंगे। तो दोनों पीरियड में आपकी लैब ही होगी और उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जो भी पढ़ाने वाला काम है वो वीडियो के थ्रू होगा, लिखवाने वाला काम PDF के थ्रू होगा। चलो ये तो हो गई आगे की बात, जो कि आगे होगा। मंडे से पहले 9, 10, 11, 12 खुलेगा, उसके बाद जैसे कंडीशन होगी उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो 6, 7, 8 भी खोल देगी। तो आप उनके भी स्कूल खुलने पक्का तय हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अपने पाई चार्ट पे। ठीक है, ये पाई चार्ट का बहुत यूज़ होता है, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, आपने देखा है, लेकिन आप अभी मैं बोलूँगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा। जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें एग्जिट पोल दिखाई जाती है,
याद होगा आप लोगों ने, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एग्जिट पोल में दिखाते हैं कि इतना बीजेपी, इतने एरिया में बीजेपी की पावर, बीजेपी की मतलब लहर ज़्यादा है, इतने एरिया में कांग्रेस की लहर ज़्यादा है, इतने एरिया में सपा की लहर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। तो वो इस तरह के चार्ट में दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर पॉपुलेशन दिखाना हो या नंबर, और जब मास में दिखाना हो तो इस तरह के चार्ट का यूज़ करते हैं। जब भी पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, चाहे वो चुनाव के पर्पज़ से हो, चाहे वो वैसे ही पर्पज़ से, किसी चीज़ पे किसी की राय ली गई तो उसमें कितने परसेंट लोग हाँ बोल रहे हैं, कितने परसेंट लोग ना बोल रहे हैं, कितने परसेंट लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, वो सब नॉर्मली इसी चार्ट से दिखाया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, कॉलम चार्ट और पाई चार्ट, इनका जनरल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बाकी सबका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बाकी जितने भी चार्ट हैं उनका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इस चैप्टर में आगे और भी कहानी लिखी हुई है, लेकिन ये जितनी भी कहानी है ये आपको मैं वीडियो से नहीं बताऊंगा, इस क्लास वाली वीडियो से, क्योंकि ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि ये कहा क्या जा रहा है, कैसे चार्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ सारे स्टेप रखे हैं, लेकिन स्टेप्स को सुनकर कोई चार्ट क्रिएट नहीं कर सकता। स्टेप को यूज़ करके, स्टेप को देख कर तो आप समझ सकते हो स्टेप को जब तक। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छे से समझ में तब आता है जब आप खुद उस चार्ट को क्रिएट करो। तो खुद क्रिएट करने वाला ऑप्शन तो हमारे पास इस समय नहीं है, हाँ, लेकिन इतना है कि हाँ, आप लोगों को हम दिखा सकते हैं किस तरह से चार्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद जल्दी ही दूसरा वीडियो जब डालेंगे तो प्रैक्टिकल वाला वीडियो होगा, तो उसमें आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। है बहुत ईजी, इसमें बहुत सारे स्टेप लगे हैं, लेकिन ये स्टेप सारे बताएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चीज़ होती क्या है। फिर इसके 2 पॉइंट और आते हैं जो मेन पॉइंट हैं इस चैप्टर के, वो बता देते हैं। ठीक है, पहला है सॉर्टिंग ऑफ डेटा। सॉर्टिंग ऑफ डेटा पता नहीं मैंने आपको बताया है नहीं बताया है। डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जब हम ए से जेड में करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, जब जेड से ए में करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब मान लो वो डेटा हमारा नंबर के अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में नहीं है, नंबर के फॉर्म में है, तो वो डेटा जो सबसे बड़ी वैल्यू से असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज होगा तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद वाली वैल्यू, उसके बाद वाली वैल्यू, इस तरह से हो जाएगा। और सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर होगा, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक जाएगा, मतलब पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लास्ट में। तो डेटा को जो नंबर में अरेंज करेंगे तो वो छोटी वैल्यू से स्टार्ट होते हुए बड़ी वैल्यू तक जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर में अरेंज करेंगे तो बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होते हुए छोटी वैल्यू पे जाएगा। और जब हम अल्फ़ाबेट में वही काम करेंगे, मान लो हमको नेम्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसमें जो तो उल्टे से चलेगा, मतलब जेड से स्टार्ट करेगा, जेड से स्टार्ट करते हुए ए पे आएगा। ठीक है, जेड से कोई नाम है तो पहले वो डिस्प्ले होगा, नहीं है तो उसके बाद जो भी नाम है वो डिस्प्ले होगा। और जब हम ए से करेंगे तो फिर वो ABCD अल्फ़ाबेटिकल, तो ए से जेड तक करेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर है अल्फ़ाबेटिकल, और जेड से ए है तो वो असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है अल्फ़ाबेटिकल। जब अगर हम नॉर्मली असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग अल्फ़ाबेट पे भी लगती है। अगर हम अल्फ़ाबेट पे असेंडिंग लगाएंगे तो हमारा ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हुए जेड पे जाएगा, और अगर हम डिसेंडिंग लगाएंगे तो वो जेड से होते हुए ए पे जाएगा। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। ठीक है, बहुत ये इजी है, ये भी उसी समय जब चार्ट बताएंगे तब ये असेंडिंग डिसेंडिंग भी आपको बता देंगे, वैसे शायद मैंने बताया हुआ है एक बार एक किसी वीडियो में। फिर आता है फिल्टरिंग ऑफ डेटा। डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिससे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 1 लाख एम्प्लॉयज़ हमारे पास है, मान लो 1000 एम्प्लॉयज़ है, हम जानना चाहते हैं कि हमारे कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में है। तो इस तरह के फ़िल्टर ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ फ़िल्टर फीचर होता है, जिसका यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय हैं, उसमें से हमको सिर्फ वो एम्प्लॉय के नाम चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में है। तो हम ऐसे फ़िल्टर ऑप्शंस का यूज़ करके हम डायरेक्टली उतने लोगों के नाम को हाईलाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी। ये फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ आपके ऊपर भी होता है। जब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपकी फ़ीस की एक्सेल फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसमें किसकी किस महीने की पेंडिंग फ़ीस है वो फ़िल्टर लगाते हैं, और उसमें पता चल जाता है कि वो कितने नाम हैं जिनकी जिस महीने की फ़ीस पेंडिंग है। भाई जब रवि सर आप लोगों की एक्सेल फाइल पे काम करते हैं, सबके हर क्लास की एक्सेल फाइल बनी होती है, उसमें आप लोगों की फ़ीस की डिटेल चढ़ी होती है कि इस महीने की कितनी फ़ीस बने हैं। अब उसमें से पता लगाना है कि अगस्त महीने की कितने लोगों की फ़ीस जमा है, तो उस अगस्त वाले कॉलम पे फ़िल्टर लगा देंगे कि इतने रुपए पेड नॉट, मतलब जैसे भी लगाना चाहे, अलग अलग तरीके होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कितने लोगों की जमा है, कितने और कितने लोगों की नहीं जमा है। तो इस तरह के फ़िल्टर का यूज़ नॉर्मल भी होता है, ऐसा नहीं, जो भी एक्सेल पे काम करता है वो सब लोग इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर में थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है जो मैंने आपको बताया है। मेजर पार्ट प्रैक्टिकल है, जो आपको प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू हम 2-3 दिन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले के सारे वीडियो मैंने आपको दे ही दिए हैं।
बार बार मैं आपसे ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी स्कूल खुलेगा पहले सारे प्रैक्टिकल आपको फिर से कराए जाएंगे, उसके बाद आगे के चैप्टर से आगे के चैप्टर पढ़ाते रहेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी जल्दी जल्दी पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको ये प्रैक्टिकल ही कराएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं हैं, 4 चैप्टर बचे हैं। तो मान लो हम नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में 4 चैप्टर तो आपके आराम से खत्म हो जाएंगे। मुश्किल से 1 हफ्ते से 15 दिन में 1 चैप्टर खत्म होता है, 15 दिन में 1 चैप्टर खत्म हो जाता है आपका, तो 4 चैप्टर 60 दिन में आराम से खत्म हो जाएंगे। तो आपको तो हमको तो नवंबर दिसंबर में ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चाहे स्कूल में आओगे तो और इजीली कंप्लीट हो जाएगा, स्कूल नहीं भी आओगे तो भी इजीली, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों का स्कूल खुलेगा तो पहले 15 दिन तो सिर्फ प्रैक्टिकल होंगे पुराने चैप्टर्स के, 1st to 5th के। उसके बाद से आपको स्टार्ट कराएंगे चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड, जबकि चैप्टर नंबर 6 मैंने लिखवा दिया है, लिखवाने वाला काम जितना भी है वो PDF के थ्रू आप लोगों का चलता रहेगा। बाकी एग्ज़ाम की बात, तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। आपको कॉपी से भी लर्न करना है 4-5 चैप्टर, बुक से भी लर्न करना है और बुक की रीडिंग भी करनी है, क्योंकि जो आपका पेपर है वो 40 मार्क्स का है। उसमें वन वर्ड है, 1 सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, और MCQ भी हैं, सारे तरह के क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स के बीच में से भी हो सकता है और एक्सरसाइजेस में भी, और एक्सरसाइजेस में से घुमा कर भी हो सकता है कि हो सकता है हमने उसमें कुछ अपनी, जैसे आपका PA1 हुआ था उसमें जैसे क्वेश्चन मैंने दिए थे ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, लेकिन उसमें सारे MCQ थे, यहाँ सारे MCQ नहीं है। इसमें 1 वर्ड वाले आंसर भी हैं, 1 सेंटेंस वाले आंसर भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और MCQ भी हैं।